जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम लोग जो भी बेसिक चीज़ें हैं, वो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में शुरू से लेके लास्ट तक देखेंगे। ठीक, किस तरह से इसका उदय हुआ, कैसे पता चला और किस तरह से पतन हुआ। ठीक, बाकी जो चीज़ें हैं, जो एक बेसिक माइंड मैप आपका इस वीडियो से बन जाएगा। बाकी सारी चीज़ें, कितने प्रश्न बन सकते हैं, कहाँ-कहाँ से बन सकते हैं, वो सब आपको एमसीक्यू के माध्यम से अगले वीडियो में दिया जाएगा। तो यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इसके माध्यम से आपका एक पूरा कॉन्सेप्ट जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट वो कन्फर्म हो जाएगा। फिर आपको प्रश्न जो है वो सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। तो आइए देखते हैं। पहले तो देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। ठीक, व्हाट इज इट। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है ये। भारत की सबसे प्राचीन और प्रथम नगरीय सभ्यता इसको मानी जाती है। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सर्वप्रथम इसका पता कैसे चला, तो 1850 के दशक में जब अंग्रेज थे यहाँ, तो पाकिस्तान और भारत एक ही था। तो अंग्रेज जो थे वो कराची से लेके लाहौर तक एक रेलवे लाइन बिछा रहे थे। तो वहाँ पे जो इंजीनियर थे, उनको वहाँ पे कुछ पुरानी ईंटें मिली, कुछ खंडहर मिले। तो उस टाइम उन लोगों ने उस पर बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया, पर 1921 में दयाराम साहनी ने, और 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की, और 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की। किसकी अध्यक्षता में? सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। तब जाके इस विकसित जो सभ्यता थी उसके बारे में हमको जानकारी मिली। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता है क्या? भारत की सबसे प्राचीन और प्रथम नगरीय सभ्यता है। इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि जहाँ पे प्रथम सबसे पहले खुदाई हुई, उस स्थान का नाम जो था हड़प्पा था। इस वजह से इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। और इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि जो बड़े नगर थे वो सारे जो सिंधु नदी थी हमारी, उसके किनारे स्थित थे। तो ज्यादातर नगर, इस वजह से इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इसका समय काल कब माना जाता है? तो इसका समय काल जो था, जो इसकी विकसित अवस्था थी, वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व मानी जाती है, और एनसीईआरटी के अनुसार। और ये कुछ लोग जो है, कुछ विद्वान इसको 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच का मानते हैं, और कुछ 2500 से 1750 ईसा पूर्व के बीच का मानते हैं। ठीक, इसका नामकरण आपको बता ही दिया, हड़प्पा क्यों पड़ा, और इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भौगोलिक विस्तार इसका। ठीक, तो इसके जो ज्यादातर स्थल हैं वो भारत और पाकिस्तान में, उस समय का वो पूरा क्या भारत ही था, भारत और पाकिस्तान में स्थित है। तो ज्यादातर भाग ये आपका देखें पाकिस्तान और भारत में ही स्थित है। कुछ इसकी जो स्थल हैं वो अफगानिस्तान में भी मिले हैं। तो देख लेते हैं, सबसे उत्तरी जो है स्थान जो मिला हुआ है वो क्या है? मांडा है, जम्मू कश्मीर में है। किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे स्थित है। तो ये प्रश्न बनता है कि सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? सबसे उत्तरी स्थल मांडा है। किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे, और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। सबसे पूर्वी जो है वो आलमगीरपुर है, उत्तर प्रदेश में है। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। ठीक, सबसे सबसे दक्षिणी स्थल जो है वो दैमाबाद है आपका। किस नदी के किनारे है? प्रावरा नदी के किनारे, महाराष्ट्र में। ठीक, और सबसे पश्चिमी स्थल जो है वो सुत्कागेंडोर है, पाकिस्तान में, दास नदी के किनारे। सबसे पश्चिमी दास नदी के किनारे, कहाँ पे? पाकिस्तान में। ठीक, मैप में देख लेते हैं। ये आपका क्या आलमगीरपुर है। ठीक, दैमाबाद, ये सुत्कागेंडोर, और ये मांडा। ठीक, तो इस पे प्रश्न अक्सर बनता है। सबसे उत्तरी स्थल, पूर्वी स्थल, पश्चिमी स्थल और दक्षिणी स्थल। सबसे पूर्वी आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के किनारे। सबसे उत्तरी जो है वो मांडा, जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी के किनारे। सबसे पश्चिमी जो है वो सुत्कागेंडोर है, पाकिस्तान, दास नदी के किनारे। ठीक, और दक्षिणी महाराष्ट्र में दैमाबाद, प्रावरा नदी के किनारे। आगे देखते हैं, खोज का इतिहास। ये बता दिया हमने। 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, भारतीय पुरातत्व के जनक इनको कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक जो किसे कहा जाता है, यह भी प्रश्न बनता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई की। हड़प्पा नदी, वो हड़प्पा सभ्यता जो है वो, हड़प्पा स्थल वो रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक,
और मोहनजोदाड़ो राखालदास बनर्जी ने 1922 में, ठीक, किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे है। 1924 में क्या हुआ? जॉन मार्शल एएसआई के तत्कालीन महानिदेशक, इन्होंने दुनिया के सामने सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की विधिवत घोषणा की थी। कब? 1924 में। कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं और वो वर्तमान स्थान कहाँ है उसका, किस नदी के किनारे हैं, वो है तो देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाकी जो बचेंगे, जो भी स्थल बचेंगे किस नदी के किनारे हैं, कहाँ हैं, वो सारे स्थल आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के माध्यम से बताए जाएंगे। ठीक, एक एक पॉइंट आपको, एक एक प्रश्न जो भी बन सकते हैं वो सब एमसीक्यू के माध्यम से आपको बताए जाएंगे। ठीक, अभी इस वीडियो में आप लोग एक बेसिक अपना क्लियर कर लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता है क्या, कब शुरुआत हुई, इसका पता कैसे चला और कहाँ पे यह स्थित है, इसका विस्तार क्या है, तो ये सारी चीज़ें इसमें, और उस समय उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति क्या थी, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो स्थल देख लेते हैं। हड़प्पा स्थल है, पंजाब में है। ठीक, पंजाब पाकिस्तान में, जो पंजाब का पाकिस्तान है वहाँ पे स्थित है। रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदाड़ो सिंध नदी के किनारे, पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे। लोथल जो है ये सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत है और सिंध नदी के किनारे। लोथल गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे। कालीबंगा राजस्थान भारत, घग्गर। राखीगढ़ी हरियाणा भारत, घग्गर। धौलावीरा गुजरात भारत, लूनी नदी के किनारे। ठीक, और कुछ है वो सारे आपको मैं बताएंगे, जैसे रोपड़ है आपका, रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। ठीक, तो अगले वीडियो में आपको कौन सा स्थल है, इस स्थल की खोज किसने की, किस नदी के किनारे है, कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में है, तो जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे आपको डिटेल में बताए जाएंगे। अब महत्वपूर्ण खोज देख लेते हैं, कहाँ से क्या मिला। ठीक, इस पर भी ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बहुत बहुत ही प्रचलित चीज़ें थी, उसमें ये बताया गया है। बाकी चीज़ें जो नहीं मिलेगी सब आपको अगले वीडियो में मिलेंगी, देख लेते हैं। मोहनजोदाड़ो विशाल स्नानागार मिला था यहाँ से। ठीक, अनुष्ठानिक स्नान है, विशाल स्नानागार है। यहाँ से अन्नागार भी मिले थे, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध अन्नागार थे वो आपको हड़प्पा से मिले थे। ठीक, यहीं से आपको, यहाँ से मोहनजोदाड़ो से आपको एक कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति मिली थी, कांसे की जो सबसे फेमस मूर्ति थी नर्तक की, वो भी यहीं से मिली थी। ठीक, इसका अर्थ होता है क्या? मृतकों का टीला। इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो मृतकों का टीला होता है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, यहाँ से अन्नागार मिला था। लोथल से गोदीवाड़ा बंदरगाह जिसको बोलते हैं, ठीक, दुनिया के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक है। कालीबंगा से अग्निकुंड था, वेदिकाएं थी, जूते हुए खेत भी यहीं से मिले थे, जूते हुए खेत के साक्ष्य भी यहीं से मिले थे कालीबंगा से। ठीक, धौलावीरा जल प्रबंधन प्रणाली के लिए फेमस था, विशाल जलाशय यहाँ से मिला है। धौलावीरा एक ऐसा स्थल था, ये सब जो थे दो भागों में विभाजित थे। जैसे मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, तो ज्यादातर जो स्थल थे दो भागों में विभाजित थे। एक पूर्वी भाग था, एक पश्चिमी भाग। पश्चिमी भाग जो था वो ऊंचाई पे होता था और जो पूर्वी भाग होता था वो निचले, उसके कंपेरिजन में वो नीचे होता था। ये पूर्वी होता था। ठीक, पश्चिमी जो होता था थोड़ी ऊंचाई पे होता था, उसको दुर्ग कहा जाता था। तो ये माना जाता था कि जो पश्चिमी भाग था वहाँ पे उस समय के जो संपन्न लोग थे वो रहते थे, उसको दुर्ग भी कहते थे। और जो निचले स्तर के लोग रहते थे, आम जनता जो रहती थी, वो पूर्वी भाग में रहती थी। ठीक है, लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, कालीबंगा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा, और यहाँ पे केवल ये हड़प्पा है। अच्छा, अन्नागार जो है ये दोनों जगह से मिले हैं, इसलिए लिखा हुआ है अन्नागार जो है आपका। ठीक।
अग्निवेदी जो है वो अग्निकुंड और वेदिकाएं ये कालीबंगा और लोथल दोनों जगह से मिली हैं। लोथल से गोदीबाड़ा मिला था, ये भी याद रखिएगा। लोथल से गोदीबाड़ा। या बंदरगाह। नगर नियोजन वास्तुकला देखते हैं। ठीक, जो अपर टाउन था उसे क्या बोलते थे? दुर्ग बोलते थे। अपर टाउन जो था हमारा वो क्या था? दुर्ग था। और निचला शहर जो था वो, उसमें जो आम लोग रहते थे वो निचला स्तर पर स्थित, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा था, मतलब ज़्यादातर हिस्सा जो था वो आम जनता के लिए था, निचला स्तर ही था। ऊंचाई पर स्थित होते थे, लेकिन छोटा हिस्सा शासक वर्ग या विशिष्ट लोग यहाँ पर रहते थे। महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारतें जैसे अन्नागार और स्नानागार, ये सब कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदाड़ो से ही मिले हैं। ठीक, जहाँ पे स्नानागार मिला था मोहनजोदाड़ो का, जो सबसे बड़ा था, वो लगभग 12 मीटर 7 और 2.5 मीटर। ठीक, 12 मीटर लगभग लंबा था, 7 मीटर चौड़ा था और 2.5 मीटर गहरा था। इसके आस पास छोटे छोटे कमरे भी मिले थे, छोटे छोटे कमरे भी मिले थे। ये माना जाता है कि शायद वो कपड़े उपड़े चेंज करने के लिए बनाए गए रहे होंगे। ठीक, ये बृहत स्नानागार के आसपास जो थे छोटे छोटे कमरे भी थे। इसमें दोनों तरफ सीढ़ियाँ लगी हुई थी, दो तरफ से सीढ़ियाँ लगी हुई थी। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है अद्भुत जल निकासी प्रणाली। जैसा कि पता है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो काफ़ी उन्नत सभ्यता थी, विकसित सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। इसका जो एरिया था लगभग 13 लाख से 20 लाख वर्ग किलोमीटर में था। 13 लाख से 20 लाख वर्ग किलोमीटर में था। उसके समकालीन जो उस समय सभ्यताएं थी, जैसे मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया थी, तो उन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो उससे भी बड़ी सभ्यता ये थी। इसका एरिया जो था लगभग 13 लाख से 20 लाख, 13 लाख से 20 लाख वर्ग किलोमीटर में था। ठीक, अपने समकालीन जो भी सभ्यताएं थे उस समय, मिस्र की सभ्यताएं और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं, उन दोनों को अगर जोड़ देते तब भी उससे बड़े एरिया में ये था। ठीक, और इसमें जो हड़प्पा सभ्यता में ज़्यादातर पकी ईंटों का प्रयोग किया गया था, पकी ईंटों का प्रयोग किया गया था, जबकि उस समय जो मिस्र की सभ्यता थी इनके समकालीन, वहाँ पे ज़्यादातर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी और उन्नत विशेषता क्या थी? ढकी हुई नालियाँ थी। गली और सड़क के किनारे पक्की ईंटों से बनी ढकी हुई नालियाँ थी। हर घरों में नालियाँ मिलती थी, फिर वो आके सड़क पे बाहर निकलती थी। बाहर जो मेन नाली होती थी उससे आके वो जुड़ जाती थी और नालियाँ सब ढकी हुई होती थी। घरों की व्यवस्था, हर घर का अपना स्नानाघर होता था, स्नान घर होता था। ठीक, हर घर में बाथरूम थे। घर की नालियाँ मुख्य सड़क की नाली से आके जुड़ जाती थी। ठीक, स्वच्छता देख लेते हैं। आधुनिक शहरों जैसी उच्च नागरिक समझ थी उस टाइम के लोगों की। सड़कें जो थी वो भी क्या, एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। आर्थिक जीवन देख लेते हैं। आर्थिक जीवन और कृषि क्या थे? तो मुख्य फसलें जो थी वो गेहूं, जौ, दालें, मटर, तिल, सरसों, कपास। ठीक, माना जाता है कि कपास का सर्वप्रथम उपयोग भारत में ही हुआ था, और इसके साक्ष्य मिले कहाँ से हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक, कपास के साक्ष्य जो है कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से। गेहूं, जौ, दालें, मटर, तिल और सरसों ये प्रमुख फसलें थी। कपास, हड़प्पावासी दुनिया में कपास उगाने वाले पहले लोगों में से थे। यूनानियों ने इसे सिंडन कहा है। कपास को यूनानी क्या कहते थे? सिंडन। कृषि तकनीक देख लेते हैं। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। टेराकोटा के हल, ठीक, चेलिस्तान और बनावली में पाए गए हैं। ठीक, मिट्टी के बने हल कहाँ मिले हैं?
पक्की मिट्टी के हल बनावली से और चोलिस्तान से, जुते हुए खेत कालीबंगा से। सिंचाई की व्यवस्था, अफगानिस्तान के सुरतुघई में नहरों के प्रमाण भी मिले हैं। कहाँ पे? सुरतुघई में। कहाँ स्थित है ये? अफगानिस्तान में स्थित है। व्यापार और शिल्प, ठीक, शिल्प और माप तौल की क्या व्यवस्था थी उस समय? इनका व्यापार जो था भारत में तो था ही, विदेशों से व्यापार के भी साक्ष्य मिलते हैं, विदेशों से भी व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं, विदेशों से भी व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। शिल्प, ठीक, कार्नेलियन पत्थर के मनके, शंख की कटाई और धातुकर्म। माप तौल के लिए बाट का प्रयोग होता था, पत्थर के बाट होते थे जो किसके बने होते थे? घनाकार में होते थे, ठीक। मोहरे जो थी ज्यादातर वो सेलखड़ी पत्थर की बनी होती थी, मोहरे सेलखड़ी पत्थर की बनी होती थी। यह एक नर पत्थर होता है, सेलखड़ी, यह एक नर्म पत्थर होता है। ठीक, लगभग कितनी मोहरे? 3000 मोहरों के आसपास मोहरे मिली हैं। कितनी? 3000। यही 3000 मोहरे जो हैं और खुदाई ही हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख साक्ष्य हैं। धार्मिक जीवन देख लेते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य कहीं नहीं मिले हैं, मंदिर के साक्ष्य कहीं पर नहीं मिले हैं। इस आधार पर माना जाता है कि वो प्रकृति की पूजा करते थे या फिर मातृ देवी, ठीक, जैसे टेराकोटा की मूर्तियां ढेर सारी मिली हैं जो उर्वरता की देवी की पूजा का संकेत देती हैं। प्रकृति, नेचर की पूजा करते थे, जैसे पीपल का पेड़, जल और पशुओं, ठीक, एक सींग वाला जानवर, इन सब की पूजा करते थे। ये सब मोहरों से ही जानकारी मिली है। ठीक, पशुपत की मोहर कहाँ से मिली है? ये मोहनजोदड़ो से मिली है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इस पे खूब प्रश्न बनते हैं और वो सारे प्रश्न आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। एक एक प्रश्न, एक एक कॉन्सेप्ट आपका उसमें क्लियर किया जाएगा। एक योगी, ठीक, आदिशिव, जो कि ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है, उसके चारों तरफ जानवर हैं। जानवर कौन कौन से? हाथी है, बाघ है, गेंडा है और भैंसा है। नीचे 2 हिरन बने हुए हैं, ठीक, नीचे 2 हिरन बने हुए हैं। नेक्स्ट, राजनीतिक व्यवस्था क्या थी उस समय? क्योंकि कोई राजा के महल वहल तो प्राप्त नहीं हुए, इससे अंदाजा लगता है कि हो सकता है जो व्यापारी वर्ग था उस समय उसी का शासन होता रहा हो। क्या ज्ञात है? शहरी नियोजन और ईंटों का आकार अत्यधिक मानकीकृत था, जो कि एक केंद्रीय प्रशासन का संकेत देता है। समाज में व्यापारियों का प्रभाव अधिक माना जाता है। क्या ज्ञात है? किसी स्पष्ट राजा महल या बड़ी सेना के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हड़प्पाई समाज शुद्ध युद्ध के बजाय शांतिपूर्ण सहअस्तित्व पर आधारित प्रतीत होता है। हड़प्पाई लिपि देख लेते हैं, जो उनकी स्क्रिप्ट थी, भाव चित्रात्मक थी, ठीक, पिक्टोग्राफिक या लिपि वर्णमाला नहीं है, बल्कि इसमें चिन्ह और जानवरों के चित्र हैं। लगभग 375 से 400 चिन्हों से इनकी लिपि बनी हुई है। 375 से 400 चिन्ह। डायरेक्शन, यह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? यह लिपि अभी तक अपठित है, इसलिए इस सभ्यता को आदि ऐतिहासिक में काल में रखा गया है। ठीक, जहाँ से लिखने पढ़ने के साक्ष्य मिलते हैं उस इतिहास को क्या कहते हैं? आद इतिहास कहते हैं। जहाँ से लिखने पढ़ने के साक्ष्य नहीं है वो प्रागैतिहासिक काल उसको कहते हैं। ठीक, अब इस सभ्यता का पतन, जैसे विकसित अवस्था में या सभ्यता विकसित अवस्था, जो भी साक्ष्य मिलते हैं वो विकसित अवस्था के ही साक्ष्य ज़्यादातर मिलते हैं। तो इस सभ्यता का जो पतन है वो अचानक हुआ है, तो इसके कई सारे कारण हैं और कन्फर्म कोई कारण अभी तक पता नहीं चला है। तो ज़्यादातर जो विद्वान है यही मानते हैं कि कई कारणों से इस सभ्यता का पतन हुआ, किसी एक कारण से नहीं हुआ है। जो प्रमुख सिद्धांत है वो बाढ़ का है, जलवायु परिवर्तन का है और आर्यों का
आक्रमण है। कुछ विद्वान मानते हैं कि जॉन मार्शल के अनुसार मोहनजोदड़ो ने बार बार विनाशकारी बाढ़ का आना मानते हैं। जलवायु परिवर्तन, वर्षा में कमी और सरस्वती नदी का सूखना भी इसका कारण मानते हैं। आर्यों का आक्रमण, ठीक, व्हीलर द्वारा प्रस्तावित लेकिन आधुनिक पुरातत्वविदों द्वारा इसे अमान्य कर दिया गया है कि आर्यों का जो आक्रमण था इसकी सर्वमान्यता कम है। ज़्यादातर बाढ़ और जलवायु परिवर्तन को ही मानते हैं। ठीक, लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद शहरों का पतन और ग्रामीण जीवन की ओर वापसी हो गया है सभ्यता की। तो ये था कुछ बेसिक जानकारी थी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इसको भी देख लेते हैं। परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण क्या है? कांस्य युग, ठीक, ब्रॉन्ज एज था। सर्वप्रथम कांसे का प्रयोग यहीं पे किया गया था। कांसा जो था वो कॉपर और टिन से मिलकर बना हुआ था, कॉपर और टिन से। ठीक, कॉपर एक लोग कहाँ से आयात करते थे? खेतड़ी राजस्थान से। टिन जो था वो ईरान से, और दोनों को मिला के ये कांसा बनाते थे। ज़्यादातर मूर्तियाँ जो किसी भी मेटल की मिली है वो ब्रॉन्ज की ही मिली है। हड़प्पावासी जो थे वो लोहे से अपरिचित थे, क्योंकि लोहे के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। घोड़े का भी कोई साक्ष्य नहीं मिला है, बस केवल हड्डियां मिली हैं, वो भी कालीबंगा से, लोथल से और सुरकोटडा से। कहाँ कहाँ से? कालीबंगा, लोथल और सुरकोटडा से। मोहरे, सर्वाधिक मोहरे सलखड़ी पत्थर से बनी थी। चंदोड़ एकमात्र शहर था जहाँ कोई दुर्ग नहीं था। चंदोड़ से मणिके की फैक्ट्रियां भी मिली हैं। सड़कों के ग्रिड प्रणाली और उन्नत जल निकासी आज की आधुनिक शहरी योजना के लिए एक मिसाल है। यह केवल प्राचीन खंडहर नहीं बल्कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और भारतीय इतिहास की एक गौरवशाली शुरुआत है। तो यह एक बेसिक जानकारी थी आप लोगों के लिए। एक बार यह वीडियो जरूर देखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो सिंधु घाटी सभ्यता में से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं, ठीक, वो सब उसमें कवर किए जाएंगे। तो आप लोग अगला वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।